लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश के नतीजों ने पूरे देश को चौंकाया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? वे कौन से राजनीतिक कारण थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश की जमीन को ऐसे बड़े बदलाव के लिए तैयार किया? लगभग धराशायी हो चुके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सीटों के मामले में सीधे आसमान पर बैठा दिया। इस प्रदेश में आखिर बसपा की राजनीति का आगे भविष्य क्या होने वाला है? ये वे बड़े सवाल हैं जो आज के हालात में लोगों के जहन में उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल रिपोर्ट के पहले भाग में मैंने अपने पॉडकास्ट में इन्हीं सवालों पर खत्म किया था। इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार यादव और लोकसभा चुनाव 2024 की उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल रिपोर्ट के पार्ट 2 में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देश दुनिया में होने वाले बदलाव और ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट के लिए मेरे साथ बने रहिए। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद कई बुद्धिजीवी और विश्लेषक इसे उत्तर प्रदेश में मंडल की वापसी के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में इतिहास ने खुद को दोहराया है? अगर समाज कोई डेड बॉडी नहीं है, एक जिंदा वजूद है, तो इतिहास के 2 युगों की घटनाएं ऊपर से एक जैसी भले ही दिखती हों, उनके पीछे की ताकतें एक जैसी नहीं होती। उत्तर प्रदेश की इस राजनीतिक बदलाव के समीकरणों को समझने के लिए कुछ पीछे जाना होगा। केंद्र सरकार की यूपीए तक आते आते उत्तर प्रदेश में मंडल और कमंडल दोनों की ही राजनीति कमजोर पड़ चुकी थी। 2014 में नरेंद्र मोदी का उभार कमंडल की राजनीति की वापसी नहीं था। वह आर्थिक मुद्दों पर नए समय में कुछ नए सपनों के साथ एक नई दिशा में छलांग लगाने की देश की महत्वाकांक्षा थी। याद कीजिए उन दिनों नरेंद्र मोदी के उस प्रचार अभियान को, जहां वे बार बार विकास और आर्थिक तरक्की की बात करते थे, आर्थिक मुद्दों पर अपने भाषण देते थे और आर्थिक विकास की इस महत्वाकांक्षा को उत्तर प्रदेश की तमाम जातीय समीकरणों का समर्थन प्राप्त हुआ था। इसलिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश में जो वोटर थे, उनमें कई जातियों के लोग थे जो परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को वोट देते आए थे। अगर हम जरा फ्लैशबैक में जाएं तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा धार्मिक नहीं था और न ही किसी धार्मिक ध्रुवीकरण का था। प्रधानमंत्री के भावी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के भाषणों में तमाम तरह के आर्थिक मुद्दे होते थे। एक तरफ जहां वे यूपीए सरकार के तमाम नेता मंत्रियों पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, तो दूसरी तरफ लोगों के खाते में पैसे देने की बात करते थे, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की बात करते थे, तमाम तरह के विकास के मुद्दों को अपने भाषणों में। दरअसल देश के भीतर जो आर्थिक महत्वाकांक्षा पैदा हुई थी, इसके पीछे आर्थिक उदारीकरण की वे परिस्थितियां थीं, जिसमें शहरों में चमक दमक बढ़ रही थी, गांवों में भी बाजार का असर देखा जा रहा था और ऐसे में देश के तमाम हिस्सों में, चाहे वे ग्रामीण समुदाय हों या शहरी समुदाय, उनमें आर्थिक विकास की महत्वाकांक्षा घर कर रही थी। इसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान ने हवा दी थी। इसलिए 2014 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या देश की दूसरी पार्टियों के सामने भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त उभार को इसी आर्थिक महत्वाकांक्षा के उभार से जोड़कर देखना होगा। सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के वे एजेंडे बिल्कुल बदल गए। हर जाति और आर्थिक समुदाय के दिल में जो आर्थिक महत्वाकांक्षाएं और उनकी समस्याओं का जो आर्थिक समाधान देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी, नरेंद्र मोदी ने की थी, सत्ता में आने के बाद यह राजनीति मुख्य तौर पर वेलफेयर की स्कीमों तक सिमट कर रह गई। मूल आर्थिक मुद्दों यानी रोजी रोजगार और आर्थिक विकास के मुद्दों को, यानी कि नौकरी, रोजी रोजगार और आर्थिक विकास के दूसरे तमाम मुद्दों को दबा देने के लिए इस राजनीति ने आक्रामक और दमनकारी हिंदुत्व की राजनीति पर जोर दिया। 2019 तक देश की इस आर्थिक महत्वाकांक्षा को शांत करने के लिए सिर्फ कुछ कल्याणकारी स्कीमों पर जोर दिया गया था, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से देश भर में असंतोष फैला था। इस असंतोष को राष्ट्रवाद के उग्र स्वर ने दबा दिया था और इसके साथ साथ सांप्रदायिक राजनीति का भी वर्चस्व बढ़ा था। 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ने अपना आर्थिक नारा लगभग छोड़ दिया और मुख्य तौर पर यह जातीय धार्मिक आधारों पर ध्रुवीकरण की राजनीति में लौट गई। इससे देश भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पिछड़े, दलित और आदिवासी तबकों में हर तबके में रोष बढ़ता रहा।
ज्यादातर जातीय समुदाय जिस आर्थिक महत्वाकांक्षा के मुद्दे पर इकट्ठे हुए थे, गोलबंद हुए थे, वहां से वे वापस अपने अपने जातीय सामाजिक पृष्ठभूमि में लौट गए थे। इसमें से ज्यादातर तबके देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था में अपने को उपेक्षित महसूस करने लगे थे। इसी असंतोष को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में पीडीए का नारा दिया था। पीडीए यानी पिछड़ा दलित आदिवासी ब्लॉक। पीडीए की जिस अवधारणा पर अखिलेश यादव में काम कर रहे थे, यह दरअसल समाजवादी पार्टी के अपने पुराने जनाधार को बढ़ाने की एक आकांक्षा थी। जरा और पीछे जाएं तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दरअसल समाजवादी विरासत से आती है, जो आखिरकार ओबीसी की राजनीति तक सीमित हो गया था, जिसमें एक तरफ यादव थे, मुसलमान थे और इसके साथ साथ मुलायम सिंह ने कई अन्य जातियों को भी जोड़ा था। एक तरह से यह एक ओबीसी ब्लॉक था जिसमें कई बार दलित तबके की कुछ जातियां भी शामिल होती थी और जब जब ऐसा होता था उत्तर प्रदेश का राजनीतिक समीकरण समाजवादी पार्टी की तरफ झुक जाता था। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अंबेडकर की धारा से निकलने वाली कांसीराम की दलित राजनीति भी उभरी थी और यह समय के साथ मजबूत होती गई। जब जब इस राजनीतिक ध्रुव के साथ एससी समुदाय के अलावा दूसरे समुदायों की कुछ जातियों का वोट जुड़ता था, उत्तर प्रदेश इस राजनीतिक ध्रुव की तरफ भी झुकता हुआ दिखता था। इस तरह से उत्तर प्रदेश में जो 3 राजनीतिक ध्रुव बने थे, यानी एक तरफ समाजवादी पार्टी थी, दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी थी और दूसरे ध्रुव पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति थी, जिसमें मुख्यतः सवर्ण तबके और बनिया समुदाय जुड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीति को समय समय पर कुछ एससी जातियों का और कुछ ओबीसी जातियों का भी समर्थन मिलता रहा था। जब जब यह समर्थन मिलता था, यह तीसरा ध्रुव मजबूत होने लगता था। उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से इन 3 राजनीतिक ध्रुवों में बटा हुआ था और यहाँ कांग्रेस की राजनीति अपने 5-6% वोटों के साथ बिल्कुल गौण हो गई थी। 2014 और 2019 तक आते आते जातीय समीकरणों की राजनीति बिल्कुल कमजोर पड़ गई थी और ऐसा लगता था कि बसपा और समाजवादी पार्टी बिल्कुल ढलान पर हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई थी, धीरे धीरे वे भी कमजोर होती गईं और उन्हें केंद्र करके तमाम तरह के भ्रष्टाचार और दूसरे असंतोष जनता में फैल रहे थे। 2019 के बाद यानी दूसरी बार सत्ता में वापसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं में लोगों के रोजगार के मुद्दे या दूसरे मूलभूत आर्थिक मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं दिख रहे थे। 2019 के चुनाव के बाद देश भर में तमाम तरह के समुदायों, चाहे वह ग्रामीण आबादी हो या शहरी आबादी हो, रोजगार के मुद्दे बड़े होते गए, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी, तमाम तरह के आर्थिक असंतोष पैदा होते जा रहे थे। सरकार ने रोजगार के मुद्दों को हल करने का कोई कदम नहीं उठाया। सरकारी विभागों में नौकरियां घटती जा रही थी। इसके साथ साथ देश भर में जो आर्थिक नीतियां अपनाई गई थी, उनकी वजह से खास करके जो नोटबंदी और जीएसटी की नई स्कीमों के बाद बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्र और छोटे व्यापार, छोटे मोटे कारोबार तबाह होते चले गए। जनता का बड़ा हिस्सा जो इन क्षेत्रों से अपने रोजी रोजगार पाता था, बड़े पैमाने पर उसमें बेरोजगारी फैली। चाहे वह गांव हो या शहर, पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं की तादाद लगातार बढ़ती गई। इसी बीच अग्निपथ योजना लागू की गई। इन तमाम नीतियों का जो नतीजा हुआ वह था पूरे देश में जबरदस्त आर्थिक असंतोष का फैलना। चाहे वह श्रमिक हो, मजदूर हो, किसान हो, हर क्षेत्र में, या चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या मध्य वर्ग हो, हर समुदाय में असंतोष बढ़ता गया। एक तरफ जहां महंगाई अपने चरम पर बढ़ती जा रही थी, दूसरी तरफ रोजी रोजगार के अवसर लगातार घटते गए। सरकार की प्राथमिकता सिर्फ कुछ कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित होकर रह गई। 2019 के चुनाव के बाद कल्याणकारी योजनाएं सिमटती गईं और जनता में भयंकर असंतोष फैलता जा रहा था। इसी बैकग्राउंड में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपने जातीय समीकरण को और बड़ा करते हुए पीडीए का नारा दिया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को ओबीसी जातियों के अलावा दलित तबके का वोट भी मिला था और यह अपने आप में बता रहा था कि उत्तर प्रदेश एक नई दिशा में जा रहा है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की राजनीति में हर समुदाय, चाहे वे आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण तबके भी क्यों न हो, उन्हें शामिल करने की कोशिश की और यह एक नया आधार बन रहा था। दूसरी तरफ मायावती की दलित राजनीति लगातार कमजोर होती जा रही थी और यह आरोप लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी ने दरअसल बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को अपने कब्जे में कर लिया है। और इसी बैकग्राउंड में राहुल गांधी ने कांग्रेस की तरफ से अपने मैनिफेस्टो में न्याय का मसौदा तैयार किया। 5 गारंटियों का जो मसौदा तैयार किया, वह
उत्तर प्रदेश के इन जातीय समुदायों की आर्थिक जरूरतों को सीधे सीधे एड्रेस करता था। इसके बाद जो इंडिया ब्लॉक बना, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, इन दोनों ही दलों ने रोजी रोजगार के मुद्दे को एड्रेस किया, बेरोजगारी के मुद्दे को एड्रेस किया। जातीय आधार पर उत्तर प्रदेश में जो सवर्ण तबके की राजनीति हावी होती जा रही थी उसे एड्रेस किया। उसके खिलाफ तमाम जातियों की सहानुभूति इंडिया गठबंधन को प्राप्त हुई। लोकसभा 2024 के चुनाव के दौरान जमीन पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता उन आर्थिक मुद्दों को ही संबोधित करते थे, उन्हें एड्रेस करते थे। उन्होंने सरकारी तौर पर 30 लाख रिक्त पदों को भरने की बात की। गरीब तबके के हर परिवार में महिला को 1 लाख सालाना दिए जाने की वकालत की। दूसरी तरफ डिग्रीधारी या डिप्लोमाधारी युवक को 1 साल की रोजगार, 1 साल की नौकरी पक्की करने की गारंटी दी। मनरेगा के श्रमिकों के लिए श्रमिक न्याय का कॉन्सेप्ट दिया। इस प्रकार जो आर्थिक पैकेज इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश के हर जातीय समुदाय के सामने पेश किया, वह उनकी समस्याओं को सीधे सीधे एड्रेस करता था। इसे जनता ने लपक लिया, चाहे वह SC ST की आबादी हो, चाहे वह OBC की आबादी हो, या आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण तबके ही क्यों न हो, या वह गांव और शहरों में किसी भी जातीय समुदाय का पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान हो या पढ़ी लिखी लड़कियां हो, उन्हें इंडिया गठबंधन के इस एजेंडे ने बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। और इसका नतीजा था कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश इंडिया गठबंधन की तरफ झुकता चला गया। इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में तमाम जातियों का समर्थन मिला, ये चाहे तमाम SC जातियां हों, OBC जातियां, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण तबके का समर्थन उन्हें मिला। और चुनावों के दौरान घूमते हुए इसलिए ऐसा महसूस हो रहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 15 से 20 सीटों से ज्यादा नहीं हासिल कर पाएगी। और नतीजे वही आए होते अगर कम से कम 15 से 20 सीटों पर बसपा के कैंडिडेट ने वोटों में बदलाव न किया होता। SC ST और OBC समुदायों का सबसे बड़ा हिस्सा दरअसल इंडिया गठबंधन के साथ चला गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति 2 ध्रुवों में बढ़ती देखी जा रही है। कांग्रेस के न्याय के नारे के साथ समाजवादी पार्टी का इंडिया अलायंस है। जमीनी तौर पर इन दोनों दलों के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। तीसरे ध्रुव के तौर पे जो बसपा की राजनीति है, जिसके पास अभी भी करीब करीब 9% का वोट है। बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में यह ध्रुव या तो इंडिया के साथ जाएगा या धीरे धीरे इसका वोट बैंक वैसे ही कमजोर पड़ता चला जाएगा, जैसे कि कभी कांग्रेस का हुआ था। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति दरअसल 2 ध्रुवों में बढ़ती चली जा रही है। जनता के रोजी रोजगार के मुद्दों को हल किए बिना, नौकरी के मसले को हल किए बिना, उसकी आर्थिक बदहाली की समस्या को हल किए बिना सिर्फ कुछ कल्याणकारी स्कीमों के जरिए लाभार्थी वोट बैंक अब नहीं तैयार किया जा सकता। यह स्पष्ट संकेत उत्तर प्रदेश की राजनीति ने दिया है। इसने यह भी साफ किया है कि धर्म के आधार पर जो ध्रुवीकरण की राजनीति है वह उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। धार्मिक राजनीति को उत्तर प्रदेश ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है और इसका प्रमाण खुद अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का हारना है और बनारस में प्रधानमंत्री के वोट बैंक का बड़े पैमाने पर गिरना है। और जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि बड़ी मुश्किल से प्रधानमंत्री जान बचाकर बनारस से जीते हैं। यह वास्तव में बनारस की जमीनी समीकरणों की सच्चाई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति यह साफ कर रही है कि राष्ट्रीय राजनीति को आर्थिक मुद्दों पर आना होगा। यह स्थिति लगभग हिंदी पट्टी में मौजूद है और इसलिए हिंदी पट्टी में जहां जहां कांग्रेस के न्याय के संदेश को ले जाया गया, जमीन पर लोगों के बीच इंडिया गठबंधन के मुद्दे जिस हद तक जिस प्रदेश में गए, वहां पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। आर्थिक मुद्दों पर राजनीति को लाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश ने यह साफ संदेश दिया है। यही राजनीति दरअसल आज की स्थिति में कांग्रेस की राजनीति है और यही राजनीति दरअसल PDA के जरिए अखिलेश यादव ने भी साधा है। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों में सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश के नतीजों ने राष्ट्रीय राजनीति को साफ संकेत दिया है। यह बता दिया है कि अगर आपने अपने राजनीतिक एजेंडे को आर्थिक मुद्दों पर नहीं टिकाया तो भविष्य की राजनीति से आप मिट जाएंगे। इसीलिए पूरे देश में इंडिया गठबंधन के जिन दलों ने इस संदेश को समझा है उन्हें फायदा हुआ है और जिन्होंने नहीं समझा है उनका नुकसान हुआ है। सवाल है कि 2024 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या होने वाली है। 2024 के बाद उत्तर प्रदेश के जमीनी हालात में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राजनीति मजबूत होगी
और भारतीय जनता पार्टी के धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कमजोर पड़ेगी और बसपा की राजनीति जो अभी भी महज जातीय समीकरण पर टिकी है, क्या वह कमजोर पड़ेगी? इन सवालों पर बात करने की बजाय मैं एक दिलचस्प तथ्य को यहाँ सामने लाना चाहूंगा। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार अभियान के दौरान आखिरी चरणों के बीच शरद पवार ने कहा था कि छोटे क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस में विलय होना चाहिए। अपने लंबे राजनीतिक तजुर्बे से शरद पवार जब इस बात को कह रहे थे तो दरअसल उनके जहन में इन राजनीतिक दलों के विलय की बात नहीं थी। वे राजनीतिक जमीन की सच्चाई को देख रहे थे कि देश की जमीनी समीकरण जिस रूप में आर्थिक मुद्दों पर राजनीति को केंद्रित करने की बात कर रहे हैं, वैसे में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के न्याय के जो मुद्दे हैं वे हर जाति और धार्मिक समीकरण पर हावी हैं और इसलिए देश भर में जो क्षेत्रीय दल हैं या तो उन्हें न्याय के आर्थिक सामाजिक मुद्दे को अपने राजनीतिक एजेंडे के ध्रुव पर लाना होगा और इसके लिए या तो वे कांग्रेस के साथ विलय करें या फिर वे स्वतंत्र रूप से इसी आर्थिक एजेंडे की राजनीति करें कांग्रेस के साथ मिलकर। मेरे ख्याल से शरद पवार के इस संदेश का आशय दरअसल यही था। ऐसे में तमाम क्षेत्रीय दल स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व बचाए रख सकते हैं अगर वे अपनी राजनीति को इसी न्याय के आर्थिक एजेंडे के आसपास केंद्रित करते हैं। सवाल है कि क्या 2024 के चुनाव परिणाम से निकलते इस संदेश को देश के तमाम राजनीतिक दल समझेंगे? इसी सवाल पर दरअसल देश के भविष्य की राजनीति का मिजाज टिका हुआ है, उसकी दशा और दिशा टिकी हुई है। हमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में तमाम पार्टियां जनता के आर्थिक मुद्दों को अपनाती हैं या उनकी राजनीति परंपरागत मुद्दों के आसपास ही भटकती रहेगी। इस पॉडकास्ट में इतना ही। अगर यह बातचीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देश दुनिया के होने वाले बदलावों को समझने के लिए ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।